हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जी हाँ, अनमोल की बात पर नफरत भरी नज़र से रिया को घूरने के बाद अपना सिर हिला देती। अनमोल रिया को लेकर डिस्पेंसरी की तरफ चला जाता है। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए हैरानी से बोला, सिद्धू, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अकड़ू प्रोफेसर रिया को लाइक करता है? सुधांशु विप्लव की बात पर उसे घूर कर बोला, दिमाग के घोड़े ज़्यादा मत चलाओ और चलो, कहीं रिया को ज़्यादा तो नहीं लगे। इतना कहकर सुधांशु क्लास से बाहर निकल डिस्पेंसरी की तरफ निकल जाता है और विप्लव भी अपना सिर खुजलाते हुए पीछे पीछे चला जाता है। अनमोल अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा डॉक्टर को रिया के पैर का चेकअप करते हुए देख रहा था। डॉक्टर जैनी अनमोल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, भारद्वाज सर, आपकी स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, बस हल्की सी मोच आई है। अनमोल रिया को एक नज़र घूरने के बाद डॉक्टर जैनी से बोला, विटामिन सी की गोलियां दीजिए इसे, ताकि बहाने बनाने, बदतमीजी करने के वक्त जुबान जितनी तेज चलती है उतना ही तेज दिमाग और हाथ पैर चल सके। रिया अनमोल की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, बात बात पर बहस आप करते हो, मैं नहीं। पता नहीं आपको मुझसे क्या दिक्कत है। पहले ही मुलाकात से मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हो। अनमोल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, सीरियसली? लेकिन जानवरों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी नज़र में तुम जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरी हो। रिया डॉक्टर जैनी की तरफ देखते हुए बोली, अगर आपके पास किसी को गूंगे करने की दवाई हो तो इन्हीं को खिलाइए। जब भी कुछ बोलेंगे दिमाग की ऐसी की तैसी कर देंगे। तभी वहाँ पर सुधांशु और विप्लव भी आ जाते हैं। विप्लव जल्दी से रिया के पास जाकर कहता है, तू ठीक है ना मोटी? तेरे हाथ पैर तो इतने मजबूत है, मोच कैसे आ गया तुझे? रिया विप्लव को मारते हुए बोली, तुम बिन डोर के पतंग गिर कर देखो कहीं पर, तब पता चलेगा मोच कैसे आती है। सुधांशु उन दोनों की तरफ देख कर अपना सिर हिला देता है और अनमोल से कहता है, थैंक यू सर, रिया की मदद करने के लिए। अनमोल सुधांशु की बात पर बोला, वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग क्लास चलो, यहाँ पर कुछ देर आराम करेगी, फिर सीधा घर जाएगी। रिया अनमोल की तरफ अपनी आंखें बड़ी करके देखते हुए बोली, रिश्ते में आप मेरे पापा लगते हो या फिर मेरे भैया, जो मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। अनमोल रिया की बात सुन अपने दांत पीस कर बोला, तुम उन दोनों कैरेक्टर में मेरी ज़िंदगी में एक्सिस्ट नहीं करती, इसलिए बेवजह मुझसे रिश्ते जोड़ना बंद करो। रिया अनमोल की बात सुन मुँह बनाते हुए बोली, हाँ भी, आप जाइए ना, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करूँगी, फिर मुझे जो करना है मैं करती रहूँगी। विप्लव अनमोल की तरफ देखते हुए क्यूट सा चेहरा बनाकर बोला, सर, मैं यहाँ अपनी रिया के साथ रुकना चाहता हूँ। उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो अनमोल विप्लव को घूर कर देखने के बाद बिना कुछ कहे डिस्पेंसरी से बाहर चला जाता है। सुधांशु विप्लव को रिया का ख्याल रखने का कहकर अनमोल के पीछे क्लासरूम की तरफ चला जाता है। विप्लव डॉक्टर जैनी की तरफ देखता है, जो कि अपनी बाकी के काम में लग चुकी थी। विप्लव डॉक्टर जाने को एक नज़र देखने के बाद रिया की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट में बोला, मुझे लगता है कि खड़ूस प्रोफेसर तुझे लाइक करते हैं। वाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम दोनों के कॉलेज रोमांस को देखने के लिए। मेरी सारी फिक्र खत्म कर दे।
तेरा सिंगलपन खत्म। इतना कहते हुए विप्लव खुश होने लगता है। रिया उसके कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ मारकर गुस्से से कहती है, एक रपटा और लगाऊंगा ना तो तू भी खत्म हो जाएगा। उस नालायक बिन दिमाग खड़ूस अंकल के साथ तुझे मेरा कॉलेज रोमांस देखना है? तेरी आंखों में फफूंदी लगे हैं क्या? हम दोनों की दुश्मनी तुझे दिखती नहीं है? विप्लव अपने सिर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, हाँ तो सब लोगों ने देखा। उन्होंने तुझे कितने प्यार से अपनी बाहों में उठाया। रिया विप्लव के कॉलर को पकड़कर बोली, सुन वापी, मुझे दुनिया के बड़े से बड़े प्लेबॉय से मिलवा दे, लेकिन इस खड़ूस प्रोफेसर को मैं 0 बार भी मौका नहीं देने वाली। अगर ये दुनिया का आखिरी मर्द बना है ना, तब भी मैं उसे मौका नहीं दूंगी। विप्लव रिया से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ मेरी झांसी की रानी, मत देना मौका, लेकिन तुझे क्यों पैचिंग बैग समझकर कूट रही? रिया इरिटेट होकर बोली, यार मुझे बहुत बड़ा वाला गुस्सा आ रहा है। विप्लव कंफ्यूजन में रिया को देखते हुए बोला, गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों? रिया विप्लव को 2 मिनट देखने के बाद मन में बोली, अगर मैंने इसे बताया कि एक्सीडेंटली मैंने उस प्रोफेसर को किस कर लिया है तो ये मेरी शादी करवा देगा उसके साथ। बेहतर होगा कि रिया अपना मुंह बंद करके रखे और इस वापी नाम के चुगलखोर आदमी को कुछ मत बता। विप्लव रिया के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन के देखते हुए बोला, क्या सोच रही है? कुछ छुपा रही है क्या? हाँ तो झूठ बोले कौवा काटे, तो चल जल्दी जल्दी सच सच बता। रिया अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, प्रोफेसर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है ना, तो तू जा यहाँ से। लंच के ब्रेक में मेरे लिए कुछ खाने को ले आना, फिर हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। विप्लव रिया के बगल वाले बिस्तर पर लेटते हुए बोला, क्यों मुझे भी आराम करना है, इसलिए तो उस खड़ूस प्रोफेसर के लेक्चर से बचने के लिए तेरा बहाना दिया। अब चुपचाप सो जा। रिया विप्लव की बात सुनकर मुंह बनाती है और दोनों ही सो जाते हैं। इधर अदिति का क्लासरूम। शोभित अदिति के क्लासरूम पहुंचता है। अभी तक प्रोफेसर नहीं आए थे, इसलिए शोभित सीधा क्लासरूम पहुंच जाता है। वहां बैठी लड़कियां शोभित को देखकर अब शर्माने लगती हैं। शोभित बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अदिति के पास जाकर उसके डेस्क पर मोबाइल फ़ोन और नोटबुक रख देता है। अदिति पहले चौंक जाती है, फिर अपना सिर उठाकर शोभित को देखती है और हैरानी से पूछते हुए कहती है, आप यहाँ क्या आपने बिजनेस छोड़ दिया क्या? आप यूनिवर्सिटी में टीचर बन गए? शोभित अदिति के माथे पर टैप करके बोला, अरे बस करो, मैंने कोई काम नहीं छोड़ा और तुम्हारे दिमाग के ये उल जलूल बातें आती कहाँ से हैं? अदिति अपने माथे को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोली, हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? शोभित डेस्क पर रखे नोटबुक और मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला, घर में भूल गई थी, अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती तो इसलिए देने चला आया। अदिति शोभित की बात सुन दांत दिखाते हुए बोली, वो मैं फ्रिज में भूल गई थी। शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अपने स्टडी पर ध्यान दो। इतना कहकर शोभित अदिति के सिर को सहला देता है और उसके क्लासरूम से जाने के लिए क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचता है कि उसके सामने कुणाल आ जाता है। कुणाल को देख शोभित की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अदिति की तरफ देखता है।
जो कि उसे ही देख रही थी। कुणाल शोभित को अपने क्लास में देख आ रहे शुभ के पीछे छुप जाता है, जिस पर शोभित कुणाल को वार्निंग भरी नज़रों से देखते हुए वहां से चला जाता है। शोभित के जाते ही कुणाल राहत की सांस लेता है तो शुभ उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, क्या गर्लफ्रेंड की तरह चिपक रहा है, दूर नहीं रह सकता है क्या? कुणाल शुभ की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे चिपकने का। तुमने देखा नहीं उस आदमी ने मुझे कैसे घूरा, जैसे अभी मेरा खाल उधेड़ देगा। कुणाल की बात सुन शुभ मुंह बनाते हुए क्लास के अंदर आ जाता है। तभी प्रोफेसर भी आ जाते हैं और उसकी क्लास शुरू हो जाती है। इधर शाम का वक्त अवस्थी हाउस में बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। महक और वैशाली दोपहर को ही अवस्थी हाउस आ चुकी थी। सुधांशु को आज आने में जरा देरी हो गई थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है उसकी सारी थकावट मानो गायब हो जाती है। महक सुधांशु के पास उसे गले लगाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे सिद्धू। सुधांशु महक को कसकर गले लगाकर बोला, थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगा अपने अकरूपति के चक्कर में इस बार आप मुझे बर्थडे विश भी नहीं करोगी। शेखर जी सुधांशु के आंखें दिखाते हुए बोले, सिद्धू वो तुम्हारे जीजा जी हैं, इस तरीके से तुम उनकी बुराई नहीं कर सकते। मृत्युंजय अंदर आते हुए शेखर जी की बात पर बोला, इट्स ओके पापा, अगर मेरे साले को मेरी बुराई करके खुशी मिलती है तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं सुन रहा ना। विप्लव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, वैसे भाई आपकी बुराई तो कोई भी कर सकता है, आप किसी को कुछ नहीं कहते। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, और तुमने किसे मेरी बुराई करते हुए देखा है जो तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो? विप्लव वैशाली की तरफ इशारा कर अपने दांत दिखाकर बोला, वैशाली तो आपके साथ हमेशा बहस होती रहती है, लेकिन आप उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। मृत्युंजय विप्लव के बात को इग्नोर करते हुए बोला, बच्ची समझदार समझकर उसे कुछ नहीं कहता। किसी दिन कान के नीचे 12 लगा दिए ना, जुबान 1-2 लगा दिए ना, जुबान नहीं खुलेगी। वैशाली मृत्युंजय की बात सुन खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, खुद की तारीफ करते हुए किसी को शर्म आए चाहे ना आए, लेकिन आपको शर्म नहीं आती, ये तो हमको अच्छे से पता था। महक उन दोनों के बहस को शुरू होने से पहले ही खत्म करते हुए बोली, बस आप दोनों के वाद विवाद कंपटीशन के लिए सारंग बिल्ला काफ़ी है। यहाँ पर ये सब मत कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मेरे भाई सिद्धू का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, बहस का गेम खेलने नहीं। इसलिए अब कोई भी बहस नहीं करेगा। मृत्युंजय महक की बात सुनकर बोला, मुझसे क्या कह रही हो? अपनी इस नक्चरी मुँह बोली बहन को समझाओ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।